हेलो गाइज, मैं विकास कुमार एक बार फिर से जेनेटिक के दूसरा लेक्चर लेके आया हूँ। कल हम लोग ना स्टार्ट किए थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला चैप्टर, जिसमें हम लोग देखे थे इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होती है, ये भी देखे थे। और फिर हम लोग लास्ट में ना ये देखे थे कि हेरिटेंस या फिर वेरिएशन, इसकी यदि बात करते हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या था। तो ये रीजन बताया था कि जीन होता है, जिनको मेंडल साहब ने फैक्टर बताया था। मैं कह ये सब लेक्चर में बताया था। इससे पहले मेंडल साहब के पहले भी बहुत से वैज्ञानिक थे जो अपना अपना थ्योरी दिए थे, जिसको प्री मेंडलियन कंसेप्ट कह रहे थे। तो हम लोग कल 8 ना प्री मेंडलियन कंसेप्ट को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे मेंडलियन थ्योरी को। मतलब ये हुआ ना कि मेंडल से पहले जितने भी वैज्ञानिक थे वो अपना अपना थ्योरी दिए थे कि आखिर इनहेरिटेंस होता क्या, हेरिडिटी क्यों आती है। मतलब ये कि जो कैरेक्टर होते हैं वो पेरेंट से बच्चों में क्यों जाते, ऑफस्प्रिंग में क्यों जाते थे। इसके पहले इसके पीछे 8 थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं जो मेंडल से पहले दिया गया था। मैंने बताया था कि मेंडल बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं बायोलॉजी का, और जेनेटिक्स का फादर भी कहा जाता है इनको, इसलिए कि यही हेरिडिटी के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, सबसे बड़ा जो फैक्टर था, उसका खोज ना यही किए थे। और आज भी इनका ही मतलब दिया हुआ थ्योरी को पढ़ा जा रहा है। तो आज हम लोग ना मेंडलियन थ्योरी पढ़ेंगे। मेंडलियन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इंट्रोडक्शन सही ढंग से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़े जेनेटिक के फादर कहलाते हैं। तो इनकी इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि इनके इंट्रोडक्शन से जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, इसीलिए इनके इंट्रोडक्शंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं, इनका फुल नाम जो था वो था ग्रेगर जॉन मेंडल। ये हो गया इनका फुल नेम। यदि इनकी बात करते हैं तो इन्हें ना फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्हें ही फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना जेनेटिक्स का समझिए लीडरशिप किए थे, लीडर के रूप में वर्क किए थे। ये जेनेटिक के हीरो थे, समझिए, समझ रहे ना। तो इसीलिए इनको ना फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। यही मतलब हेरिडिटी के पीछे रीजन बताए थे कि हेरिडिटी के पीछे एक फैक्टर होता है जो मतलब फीमेल में ट्रांसफ़र की जाती है, वही हेरिडिटी लाता है, कैरेक्टर लाता है बच्चों में, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इनकी यदि ना जन्म स्थान की बात करते हैं तो इनकी जन्म 1822 ईस्वी में जर्मनी की एक जगह है हाइजेनडॉर्फ, वहां पे एक गांव है सिलीसिया, वहीं हुआ था सिलीसिया। ग्रेगर जॉन मेंडल के यदि जन्म की बात करें तो जन्म ना जर्मनी में, जर्मनी देश यूरोपियन कंट्री है। इस जर्मनी देश का हाइजेनडॉर्फ नामक स्थान के एक सिलीसिया गांव है, वहीं पे ना इनका जन्म हुआ था। ये ना 1822 में इसका जन्म हुआ। ये ना 1851 ईस्वी में स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए ना ये चले गए, वियन्ना चले गए। वियन्ना ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देखिए ये जर्मनी में जन्म लिए, लेकिन मतलब ये यूरोपियन कंट्री है। ऑस्ट्रिया भी एक यूरोपियन कंट्री है। उसकी राजधानी जो वियन्ना है, तो वहाँ पे 1851 ईस्वी में ये पढ़ने के लिए चले गए। और वहाँ पे जाके ना इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और मैथ की नॉलेज ली। वहाँ पे इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री और मैथ पढ़ने के लिए ना 1851 ईस्वी में वियना गए। उसके बाद ऑस्ट्रिया में, उसके बाद इनको ना ऑस्ट्रिया में
ऑस्ट्रियन मॉन्क के रूप में रख लिया गया। और वहाँ पे एक ना चर्च है जिसका नाम है ब्रून मोनेस्ट्री। उस देखिए ऑस्ट्रिया में एक चर्च है जिसको ब्रून मोनेस्ट्री कहा जाता है। ब्रून एक जगह है, मोनेस्ट्री मतलब चर्च होता है। तो ब्रून चर्च में इनको, ऑस्ट्रिया के ब्रून चर्च में इनको मॉन्क के रूप में, मॉन्क के मतलब होता है पादरी। पादरी मतलब देखिए चर्च में ना जिस तरह से मंदिर में साधु होते हैं उसी तरह से ना चर्च में पादरी होते हैं। तो जो चर्च को देखभाल करते हैं, समझ रहे ना। तो उन ये ना ऑस्ट्रिया के चर्च में चले गए पादरी के रूप में काम करने के लिए। जब यहाँ पे पहुँचे ऑस्ट्रिया मॉन्क के रूप में ब्रून में जब पहुँचे तो इन्हें दो काम दिया गया। पहला काम तो ये था इनके पास कि इन्हें टीचिंग करवाना था, पढ़ाना था, लोगों को पढ़ाना था, क्योंकि ये पढ़ के आए थे हिस्ट्री और मैथ। तो लोगों को पहला काम था कि पढ़ाना था। दूसरा काम ये था कि उस ऑस्ट्रियन ब्रून मोनेस्ट्री में, उस चर्च में जितने भी मॉन्क रहा करते थे, मॉन्क मतलब पादरी, समझ रहे ना, जितने भी पादरी रहा करते थे उनके लिए ना इनको सब्जी उपजाना था। देखिए जैसे ही ना ये ग्रेगर जॉन मेंडल वहाँ पहुँचे, चर्च में पहुँचे पादरी के रूप में, तो इन्हें बहुत सारे उस चर्च के नज़दीक की ज़मीनें दी गई ताकि ना उस चर्च में रहने वाले जितने भी मॉन्क थे, जितने भी पादरी थे, सबके लिए ये ना सब्जियां उत्पादन कर सके, सब्जियां उपजाना था। तो इनका दूसरा काम था कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल, मतलब सब्जियों को क्या करना था, उत्पादन करना था। ये ऑस्ट्रिया में ये दो काम इनको प्रमुख रूप से मिला। लेकिन बात यहाँ तक आई कि ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ही इज नॉट ए गुड टीचर, मतलब वह एक अच्छे शिक्षक नहीं थे। और अच्छे शिक्षक नहीं थे इसलिए इनको से पढ़ा पाना संभव नहीं हुआ। लेकिन वह एक ना ग्रेगर जॉन मेंडल टीचर तो अच्छे नहीं कहलाए, लेकिन इनकी जो नॉलेज थी वो मैथ, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, फिर बात करते हैं फिजिक्स और हिस्ट्री, तो ये पढ़ के ही आए थे। इन सभी विषयों में इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा थी। अब बात ये है ना, सब सोचने वाली बात ये है कि इन सब विषयों में इनकी नॉलेज थी और खोज बायोलॉजी का कर रहे थे, तो बहुत बेटर था। इन सब विषयों में नॉलेज तो थी इनका, लेकिन इनका जो इंटरेस्ट था वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इनका जो इंटरेस्ट था वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे था। अब ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मतलब एक पौधे को दूसरे पौधे के साथ क्रॉस करवा के और एक नया पौधा डेवलप करना इनका मतलब मेन समझिए इंटरेस्ट था, समझ रहे ना। तो ये एक बायोलॉजी का इंटरेस्ट इसमें था, बाकी ये सब में इनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, समझ रहे हैं। इसीलिए ये गुड टीचर नहीं कहलाए, ताकि इनको टीचिंग पसंद नहीं था। इसके बाद ये सब तो नॉलेज था इनका सबसे मेन इंटरेस्ट था प्लांट को हाइब्रिडाइजेशन करवाना, मतलब एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस करवा के नया प्लांट को डेवलप करना इनका सबसे मेन मुद्दा था। इसके बाद यदि बात करते हैं ये जेनेटिक में काम करना शुरू कब किए, तो इसको देख लेते हैं इधर। देखिए ये प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करवाना 1800 ये स्टार्ट किए 1856 में। 1856 में ये अपना एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिए थे, और ये ना एक्सपेरिमेंट लगभग 7 साल तक किए, यानी कि इनकी जो एक्सपेरिमेंट पीरियड थी वो 1856 से लेके 1863 तक थी। कितना वर्ष हुआ, 7 वर्ष, 7 ईयर कह सकते हैं। तो ये ना अपना प्रयोग जेनेटिक के ऊपर जो किए वो 1856 में स्टार्ट किए,
और 7 वर्षों तक यानी कि 1863 तक ये एक्सपेरिमेंट करते रहे थे। उसके बाद यदि बात करते हैं 1865 ईस्वी में इन्होंने पहली बार अपना रिजल्ट दिया। समझ रहे हैं ना, 1863 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद 1865 ईस्वी में इन्होंने पहली बार रिजल्ट प्रकाशित किए, वो एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किए हैं। समझ रहे हैं ना। उसके बाद यदि बात करते हैं 1866 की, तो 1866 ईस्वी में ना इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया। बुक यही था, जेनेटिक के ऊपर था, जो एक्सपेरिमेंट किए थे। तो एक्सपेरिमेंट में जो भी इनको रिजल्ट मिला था, उस रिजल्ट के मतलब रिजल्ट को शो करने के लिए 1866 ईस्वी में ना इन्होंने एक बुक प्रकाशित किया, और उस बुक का नाम है प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी। इसको मैं डाल देता हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद मिटाएंगे थोड़ा सा। इस बुक का नाम था प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी, और इस बुक का जो टाइटल था, उसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, जेनेटिक के ऊपर देखिए, जब यहाँ पहुँचे, कहाँ, मॉन्क के रूप में ब्रून में जब पहुँचे, ऑस्ट्रिया के ब्रून नामक स्थान पे चर्च जो था वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद इनकी तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में इंटरेस्ट था, तो इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, और एक्सपेरिमेंट 1856 में शुरू किए। 7 साल बाद 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। 1865 ईस्वी में उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित अपना रिजल्ट प्रकाशित किए। 1866 में उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से संबंधित बुक लिखे, जिस बुक का नाम प्रोसीडिंग ऑफ सोसाइटी था, और इस बुक का जो टाइटल होता है वो टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन था। इतना समझ गए। इसके बाद यदि बात करते हैं तो इसके बाद यदि बात करते हैं तो ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट ना पी प्लांट पे की। कौन प्लांट पे? पी प्लांट, यानी कि मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। इस मटर के पौधे का ना अगर साइंटिफिक नेम जाने, वैज्ञानिक नाम जाने, तो पाइसम सटिवम होता है। पाइसम सटिवम। जितनी बातों को बताई जा रही है सब का सब इम्पोर्टेंट है, एक ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने ना अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो पी प्लांट पे किए थे, पाइसम सटिवम पे किए। क्यों पी प्लांट पे किए थे ये बताया जाएगा, अभी सिर्फ ये जानिए कि पी प्लांट पे किए थे, पाइसम सटिवम पे किए थे। इन्होंने ना उस समय पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए पी के 34 वेराइटी को मंगवाए थे, यानी कि मटर के जो पौधे थे उनकी 34 किस्म, मटर के पौधे के 34 किस्म को इन्होंने मंगाए, और उन 34 किस्म में से 14 किस्म, कितना वेराइटीज, 14 वेराइटीज पे इन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। 14 वेराइटीज जो था, यानी कि 7 पेयर बोल सकते हैं इसको, 7 पेयर। ये जो 7 पेयर था एक दूसरे के कॉन्ट्रिक्शन कैरेक्टर के थे। जो 7 जोड़ी था मटर के पौधा, वो एक दूसरे के कॉन्ट्रिक्शन कैरेक्टर के थे। कॉन्ट्रिक्शन कैरेक्टर क्या होता है, हिंदी में बोले तो विकल्पी गुण वाले थे। विकल्पी गुण के मतलब एक दूसरे के उल्टा गुण वाले।
जैसे एक पौधा यदि लॉन्ग था तो दूसरे पौधा क्या था, शॉर्ट था, ड्वार्फ था, बौना था। इसी को ना एक पेयर बोल दिया, लॉन्ग का और ड्वार्फ दोनों को मिला के क्या बोल दिया, एक पेयर। एक पौधा यदि उसकी बीज रेड थी तो एक पौधे की बीज येलो थी। तो ऐसा करके 7 पेयर बनाए और 7 पेयर पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। बात यह है 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1884 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए सबसे दुखद बात यह है ग्रेगर जॉन मेंडल के अपने जीवन में कि इन्होंने ना जेनेटिक्स से संबंधित बहुत बड़ी खोज कर दी, लेकिन इनके ना जीवन काल में यानी जिंदा रहते भर में ये अपनी लाइफ में क्या किए इन्हें खुद नहीं पता था। और नहीं कोई वैज्ञानिक इनकी बातों को सुन रहे थे, कोई साइंटिस्ट इनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। क्यों नहीं सुना जा रहा था मैं बताऊंगा, लेकिन इनकी बातों को कोई सुने भी नहीं और ये अपनी खोज को खुद नहीं मतलब किसी के सामने शो कर पाए और 1884 में इनकी डेथ हो जाती है। यानी कि ये अपनी जीवन काल में रहते हुए में मतलब इनकी वैज्ञानिक होने का या सबसे इनका जेनेटिक का फादर होने का किसी प्रकार का श्रेय नहीं मिला था, इनकी श्रेय बाद में मिला। 1884 में जब इनकी डेथ हो जाती है तो 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक जिनका नाम है, पहला का नाम है ह्यूगो डेविड, दूसरा का नाम है कार्ल कॉरेंस और तीसरा का नाम है सेनमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे, 3 साइंटिस्ट थे। ये तीनों रहने वाले कहाँ के थे ये भी पूछता है कभी कभी। ये रहने वाले थे हॉलैंड का, ये रहने वाले थे जर्मनी का और ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया का। अब ये देखिए 1884 में तो ग्रेगर जॉन मेंडल की डेथ हो गई। बात ये है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो भी बुक्स निकाले थे यहाँ पे, इन बुकों को ये सब वैज्ञानिक, ये हॉलैंड के थे, ये जर्मनी के थे, सेनमार्क ऑस्ट्रिया के थे, ये तीनों वैज्ञानिक इनको ये बुक को स्टडी करना स्टार्ट किए। और स्टडी करने स्टार्ट किए तो इनको उस बुक में इंटरेस्ट जागा और इंटरेस्ट जागा तो इन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किए इन्हीं के दिए हुए एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि इन्हीं को रिफरेंस लेते हुए किए, जस्ट लाइक इन्हीं के जैसा किए। हाँ इन्होंने अलग अलग ना पौधों पे एक्सपेरिमेंट किए, जैसे ये ह्यूगो डेविड जो थे वो एक्सपेरिमेंट प्राइम रोज पे किए थे। प्राइम रोज ये एक फूल है, ये प्राइम रोज एक फूल है, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किए। ये कॉल कॉरेंस जो थे मेज पे किए थे, मक्का के जो पौधा है उस पे किए थे। और सेनमार्क जो है स्याप्ती नामक एक फूल है, स्याप्ती नामक एक फूल है, उसकी पौधे पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। ये तीनों वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन इनकी जो एक्सपेरिमेंट थी जस्ट लाइक इनके आधार पे थी, इन्हीं को आधार लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। और एक्सपेरिमेंट किए तो देखा इन्होंने ना कि ये जो मेंडल साहब जो अपने बुकों में जो एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, यानी कि अपनी लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो ना रियलिटी में हेरिडिटी का, इनहेरिटेंस का, या फिर बोल सकते हैं ना पेरेंट की कैरेक्टर जो होता है ऑफस्प्रिंग में क्यों जाते हैं, रियलिटी में उसको शो करता है। इन्हें पता चला और ये बताएं कि मेंडल साहब ना एक बहुत बड़ी खोज करके चले गए हैं। इन तीनों ने एक्सपेरिमेंट किए और इन तीनों ने ना मिल के 1900 ईस्वी में मेंडल के जो मतलब दिया हुआ थ्योरी था उसको फिर से रिकवरी किया। रिकवरी के मतलब ये हुआ कि मेंडल के दिया हुआ थ्योरी को फिर से इन्होंने रिकवरी किया, मतलब एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि मेंडल ने ना हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के मतलब इनहेरिटेंस के कारण बताने में बहुत बड़ी थ्योरी देके चले गए हैं।
इसके बाद बात करते हैं 1905 ईस्वी की। 1905 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है बेटसन। कल भी इनकी चर्चा की गई थी। इनको ना मॉडर्न जेनेटिक का फादर कहा जाता है। तो 1905 ईस्वी में वैज्ञानिक थे बेटसन। इन्होंने ने ये तीनों ह्यूगो डुबरीज, कार्ल कॉरेंस और सेनमार्क, ये तीनों के द्वारा की गई एक्सपेरिमेंट को पढ़े और तीनों के द्वारा की गई एक्सपेरिमेंट को एक साथ पढ़े और पढ़ने के बाद ये तीनों को एक्सपेरिमेंट आपस में मिलता जुलता था और ये तीनों जो थे, ये तीनों के तीनों इनकी मतलब मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट को रेफरेंस लेके अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। तो 1905 ईस्वी में ये बेटसन साहब ना ये तीनों को एक्सपेरिमेंट पढ़ें और पढ़ के ना और हेरिडिटी के और जेनेटिक के कारण बताएं। क्योंकि कारण तो यही पहले ही मेंडल मतलब खोज करके चले गए थे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, अपने लाइफ में खुद में ही नहीं बताए थे किसी को। तो इन्होंने ना 1905 ईस्वी में सबसे पहले बेटसन जेनेटिक शब्द का नाम लिए इनकी थ्योरी को पढ़ते हुए, इसीलिए इनको मॉडर्न जेनेटिक का फादर कहा जाता है। और मेन जो जेनेटिक होती है वो जेनेटिक के फादर ना ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ये थी ग्रेगर जॉन मेंडल की ना अपनी बायो हिस्ट्री, बायोग्राफी, इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे बताते हैं। चलिए अभी तो हम लोग ना ग्रेगर जॉन मेंडल को एक्सपेरिमेंट को मतलब एक्सपेरिमेंट से संबंधित इंट्रोडक्शन को देखें। ग्रेगर जॉन मेंडल के इंट्रोडक्शन देखने के बाद ये भी हम लोग पढ़ें कि ग्रेगर जॉन मेंडल था जो थे वो अपना एक्सपेरिमेंट ना पी प्लांट पे किए थे, पाइसम सटिवम पे किए थे। तो पी प्लांट पे किए थे तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट किए ग्रेगर जॉन मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए वो आखिर पी प्लांट पे ही क्यों किए, क्या रीज़न था कि उन्होंने ना एक्सपेरिमेंट के रूप में पी प्लांट को ही क्या किया, सेलेक्ट किया, यही क्वेश्चन है। तो इन्होंने ना पी प्लांट को सेलेक्ट करने के पीछे बहुत बड़ी रीज़न थी और वो रीज़न को बताएं, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट की। तो क्या क्या रीज़न था ना ये जाने। तो पी प्लांट को ना सेलेक्ट करने से के पीछे पहला रीज़न तो ये था कि ये पी प्लांट के पास वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बोल सकते हैं या नेचर। इस पी प्लांट के पास वेल डिफाइंड कॉन्ट्रास्टिंग बोल सकते हैं कैरेक्टर था। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी पी प्लांट जो थे उनके पास विकल्पी गुण जो था, विकल्पी गुण मतलब एक दूसरे के उल्टा गुण, वो बहुत इजली रूप से पी प्लांट में मिल रहे थे। जैसे पी प्लांट में लंबा पौधा ड्वार्फ पौधा मिल जा रहा था, येलो सीड वाले पौधा तो रेड सीड वाले पौधा मिल जा रहा था। यानी कि एक दूसरे की ना विकल्पी उल्टा गुण वाले पौधे बहुत आसानी से मिल रहे थे इनको, इसीलिए इन्होंने ना पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट की। दूसरा रीजन ये है कि पी प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल क्या है, ये सब तो बातें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो बायोलॉजी के 12th के दूसरा चैप्टर है उसमें बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल क्या है प्लांट ये सब बताई गई होगी। ऐसे बाइसेक्सुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें बोल सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये दोनों एक ही में होता है, उसको ना क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल बोला जाता है। यानी कि इसमें यदि बात करते हैं तो कॉर्पल और एंथर ये दोनों कह सकते हैं कि मतलब एक ही में होता है। और ये जब फ्लावर की मॉर्फोलॉजी पढ़िएगा तो कॉर्पल क्या है, एंथर क्या है, पोलन ट्यूब क्या है, पोलन ग्रेन क्या है, ये सब तो बताई गई होगी ना। लेकिन यहाँ पे समझें कि बाइसेक्सुअल में मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही फ्लावर में होता है, उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ये पी के प्लांट में ना
पी के जो प्लांट होते थे बाइसेक्सुअल होते थे, यानी फीमेल और मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते थे। मतलब मान लीजिए कि ये ना, मान लीजिए फ्लावर है पी का, तो इसमें ना मेल पार्ट भी होता था और फीमेल पार्ट भी होते थे, समझ रहे ना। इसमें मेल पार्ट भी होते थे, फीमेल पार्ट होते थे, बाइसेक्सुअल होता था, समझ रहे हैं। उसके बाद यदि इसकी बात करते हैं ये पी प्लांट के, तो ये हमेशा ना सेल्फ पॉलिनेशन करता था। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों करता था? क्योंकि ये बाइसेक्सुअल था इस एक ही फ्लावर में क्या मतलब मेल पार्ट भी फीमेल पार्ट भी दोनों होता था। तो ये दोनों आपस में ना जो पॉलिनेशन करते थे, पॉलिनेशन क्या है ना, इसको परागन कहते हैं। इसको 10th में भी पढ़ना था, और नहीं तो फिर दूसरा चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, उसमें पढ़ना था, समझ रहे ना। तो इसमें मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है, तो दोनों एक ही में है। ये लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही करते थे। जब तक अलग से कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवाया जाए तब तक इन लोग सेल्फ पॉलिनेशन ही करते थे। तो मटर के पौधा जो हमेशा होता है सेल्फ पॉलिनेशन करता था, जो बहुत आसान था एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद यदि चौथा बात करें तो इस मटर के पौधे पे ना इमैस्कुलेशन बहुत आसान था। इस मटर के पौधे पे इमैस्कुलेशन बहुत ईजी था। बात यह है इमैस्कुलेशन क्या होता है। तो इमैस्कुलेशन समझिएगा, इमैस्कुलेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके माध्यम से मटर के पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, इमैस्कुलेशन एक प्रकार की प्रोसेस है जिसके माध्यम से मटर के पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जा सकता है। देखिए मटर के पौधा होता है हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करता है, लेकिन अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इमैस्कुलेशन करना होगा। तो इमैस्कुलेशन प्रोसेस के द्वारा ही मटर के पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है। बात यह है इमैस्कुलेशन किया कैसे जाता है। तो ये चीज़ को ना बहुत आसान है। क्या की जाती है कि ये मटर के पौधा, ये मान लीजिए मेल पार्ट है और ये मान लीजिए फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट कह देते हैं, इसको कह देते हैं फीमेल पार्ट। देखिए मॉर्फोलॉजी जब पढ़िएगा ना प्लांट का फ्लावर का, उसमें बताया जाएगा कि मेल पार्ट को एंथर कहा जाता है, फीमेल पार्ट जो होता है कॉर्पल होता है जिसमें स्टिग्मा वगैरह होता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये सब चीज़ ना वहाँ पे मॉर्फोलॉजी में पढ़ाई जाएगी। इमैस्कुलेशन में मैं इजी तौर पे समझा दूँ कि ये मान लीजिए मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, अगर ये दोनों आपस में पॉलिनेशन करेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि इसी फ्लावर का ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है। लेकिन मुझे यदि क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरी है, एक्सपेरिमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरी पड़ गई, मेंडल साहब को एक्सपेरिमेंट में क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरी पड़ गई, तो जिस प्रोसेस के तहत इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया उसको तो इमैस्कुलेशन बोले। करेंगे कैसे इमैस्कुलेशन प्रोसेस, तो मेल पार्ट को काट दिया जाता है। अब इसको काट दिए और काट के दूसरे फ्लावर का मेल पार्ट ला के और इसको में बांध दी जाती है। और बांधने के बाद जब ये दूसरे प्लांट के मेल पार्ट को बांध दी जाती है, तो बांधने के बाद उसके बाद जब पॉलिनेशन होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे फ्लावर का ना मेल पार्ट आ गया। तो अब ये क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, और यही प्रक्रिया इमैस्कुलेशन कहलाता है। ऐसे इमैस्कुलेशन के बारे में एक अलग सा ही टॉपिक पढ़ना है, और नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें भी इमैस्कुलेशन एक अलग सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन ना ये मटर के पौधा में बहुत आसान था, इसलिए मटर के पौधों को मेंडल साहब क्या किए थे, चुने थे। उसके बाद 5वां रीजन था कि इसको कल्टीवेट करना इजी था। ये मटर के पौधे जो था उसको कल्टीवेट करना बहुत इजी था। कल्टीवेट का मतलब क्या है ना, कल्टीवेट का मतलब उपजाना। मटर के पौधे को उपजाना बहुत इजी था, ये बहुत मतलब कह सकते हैं इजी उपज जाता था। क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में ना
उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, और रूट्स में ना राइजोबियम पाया जाता है। मटर के पौधे के रूट्स में राइजोबियम पाया जाता है, जो नाइट्रोजनीकरण करके उसको उपजाऊ बनाता है मिट्टी को, और ये मिट्टी को उपजाऊ बना के तो मतलब अपने आप को कल्टीवेट बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। तो बोल सकते हैं ना कि ये मटर के पौधे को कल्टीवेट करना, उपजाना बहुत क्या था, आसान था। इसीलिए ना मेंडल साहब मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। छठा रीजन ये भी हो जाता है कि ये जो मटर के पौधे था वो एनुअल प्लांट है। एनुअल प्लांट के मतलब ये है कि ये साल भर में ही मतलब उपज जाता है। मटर के पौधे साल भर में ही उपज जाते हैं, बहुत जल्दी उपज जाते हैं, साल भर में ही उपज जाते हैं। इसीलिए ना मटर के पौधे पे ही ना ये अपना एक्सपेरिमेंट किए। यदि मान लीजिए ना मेंडल जो है वो मान लीजिए बरगद के पौधे पे, बरगद के पेड़ पे अपना एक्सपेरिमेंट करते, तो पता चलता ना मेंडल साहब मर गए और बरगद के पेड़ ना उनके 3-4 पीढ़ी आ गए तब भी अभी तक खड़े हैं, तो एक्सपेरिमेंट पूरी भी नहीं हो पाती। इसीलिए ना मेंडल साहब ना कम आयु के पौधे को सेलेक्ट किए। जो मटर का पौधा बहुत सूटेबल था, एनुअल प्लांट था, इसीलिए मटर के पौधे पे इन्होंने अपना क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। सातवां रीजन ये भी था कि जिस चर्च में रहते थे, ब्रून मिनिस्ट्री में रहते थे ना, ब्रून चर्च में रहते थे, ऑस्ट्रिया में पाया जाता है। तो जिस चर्च में रहते थे वहाँ की जो क्लाइमेट थी, क्लाइमेट का मतलब ये होता है वहाँ की मौसम कह सकते हैं, वहाँ की वातावरण कह सकते हैं। तो वहाँ की जो वातावरण थी वो ना मटर के पौधे के लिए बहुत उपयुक्त वातावरण थी, बहुत मतलब मटर के पौधे को उपजाऊ बनाने के लिए उसी लायक के वातावरण थी। इसीलिए ना ये 7 रीजन को मेनली रूप से देखते हुए ये मेंडल साहब ना मटर के पौधे पे ही अपना क्या किए, प्रयोग किए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है, इसीलिए आप लोग ना इसे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि मेंडल साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट तो किए, जेनेटिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, बिल्कुल इनकी लाइफ रहते हुए इनकी एक्सपेरिमेंट का श्रेय नहीं मिला, वैज्ञानिक होने का श्रेय नहीं मिला। लेकिन इनकी एक्सपेरिमेंट बाद में जब पढ़ा गया 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, तो वो इनकी एक्सपेरिमेंट जो था बिल्कुल सत्य पाया गया और उन्हीं एक्सपेरिमेंट को मानते हुए जेनेटिक को आगे बढ़ाया गया और फिर जेनेटिक के फादर मेंडल साहब को किया गया। तो जेनेटिक के फादर होने के पीछे रीजन था कि ये जेनेटिक में सक्सेसफुल प्राप्त किए थे। बिल्कुल ये अपने जीवन काल में सक्सेसफुल नहीं प्राप्त किए, लेकिन बाद में इन्हें सक्सेस पर्सन माना गया। तो आखिर ना मेंडल साहब को सक्सेस पर्सन क्यों माना गया, आखिर क्या रीज़न था कि ये अपना एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हुए, यानी कि रीजन फॉर सक्सेस। सक्सेस के पीछे इनका रीजन क्या था। जैसे ना मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो उनसे पहले भी और वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मेंडल साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय भी और वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो और वैज्ञानिक को सक्सेसफुल नहीं प्राप्त हुई, मेंडल साहब को ही सक्सेसफुली प्राप्त हुई। तो आखिर क्यों, क्या ऐसा रीज़न था। तो सबसे पहला रीज़न तो ये था कि इन्होंने ना, मेंडल साहब ने ना जो एक्सपेरिमेंट किए वो पी प्लांट पे किए। तो बात ये है कि मेंडल साहब जब एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए तो और वैज्ञानिक जो अदर प्लांट पे क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो सक्सेस क्यों नहीं हुए। देखिए पी प्लांट के पास ना एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी था कि ये जो विकल्पी गुण थे इसके पास बहुत ज़्यादा था। यानी कह सकते हैं ना कि इसके पास उल्टा गुण वाले पौधे बहुत आसानी से मिल जा रहे थे। तो उल्टा गुण वाले पौधे बहुत आसानी से मिल रहे थे और साथ साथ में इसमें जो भी पी प्लांट में जो भी मतलब कैरेक्टर था वो एकदम क्लियरली दिखता था।
तो पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर था क्लियरली दिखता था, उल्टा गुण वाले पौधे बहुत आसानी से मिल जा रहे थे, जो कि अन्य वैज्ञानिक ना दूसरे पौधे पे जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें ना एक तो विकल्पी गुण वाले पौधे नहीं मिलते थे, और अगर मिलते भी थे तो जब क्रॉस इन्होंने और वैज्ञानिक लोग करवाते थे तो जो नया गुण उभर के आता था वो पता ही नहीं चलता था, जो कि पी प्लांट में ना बहुत आसानी से पता चल जाता था। तो ये बहुत बड़ी सक्सेस का पीछे रीजन रहा। इससे सबसे बड़ी सक्सेस के पीछे जो मेंडल साहब का था वो था ना, ये ना स्टडी वन कैरेक्टर एट ए टाइम, या वन टाइम बोल सकते हैं। ये बहुत आईएमपी है बोल सकते हैं, आईएमपी के मतलब वीवीआई इम्पोर्टेंट है। इनके मेंडल साहब के सक्सेस के सबसे बहुत बड़ा कारण यही था कि इन्होंने ना एक समय में एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे, एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। मान लीजिए ना कि मटर के पौधा लिए लॉन्ग, ये लंबा लिए, ये ड्वार्फ लिए, तो अभी ये मटर के पौधे के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किए तो ये तो लेंथ को बेसिस मानते हुए नहीं पौधा लिया गया, प्लांट लिया गया, लेंथ को बेसिस मानते हुए कि ये लॉन्ग है ये ड्वार्फ है। तो इन्होंने ना जो एक्सपेरिमेंट किए तो जब ये दोनों के बीच क्रॉस करवा के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो सिर्फ लेंथ को देखा जाता था, इनके द्वारा सिर्फ लेंथ को, ये नहीं देखा जाता था कि इसके बीज रिंकल है, इसके बीज राउंड है, या इसकी बीज येलो है, इसके बीज रेड है, ये सब नहीं। एक एक्सपेरिमेंट में एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को देखते थे। हाँ, दूसरी टाइम पे मान लीजिए कि ये रिंकल सीड है, रिंकल मतलब झुर्रीदार बीज, ये मान लीजिए ना गोल बीज है। इन दोनों के बीच में ना अब देखिए ये जो पौधा लिया गया वो सीड के शेप पे लिया गया है, यही बेसिस। लाइन थोड़ी चली गई है, बाद में बनाते हैं। मैं बताया भी, लाइन थोड़ी देर के लिए चली गई थी और लाइन तो मेरे हाथ में है नहीं कि मतलब मैं बनाए रखूं उसको। ये रात के 2 बज रहे हैं तो बिना लाइट के वीडियो बन ही नहीं सकता, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब आते हैं ना, हम लोग यहाँ पे थे कि मेंडल साहब जो सक्सेस प्राप्त किए थे उनके पीछे रीजन था कि एक बार में ना इन्होंने एक ही कैरेक्टर को स्टडी किए थे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे राउंड सीड है, रिंकल सीड है, मतलब गोल बीज झुर्रीदार बीज, तो ये गोल बीज झुर्रीदार बीज को शेप को लेकर माना गया है। तो जब इनके बीच ये क्रॉस करवाते थे ना तो सिर्फ ये देखते थे ना कि जो नया पौधा डेवलप हुआ उसकी बीज जो है गोल है या झुर्रीदार है। ये कभी नहीं देखते थे कि ये दोनों को क्रॉस करवाएं, और ये नहीं देखते थे कि नया पौधा लंबा है कि बौना है। यानी कि एक बार में ना इन्होंने एक ही कैरेक्टर को प्रायोरिटी दिया, महत्व दिया, इसीलिए इनको सक्सेसफुल मिली। और इनकी सक्सेसफुल के पीछे यही एक बहुत बड़ा रीजन था। अन्य वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, अन्य वैज्ञानिक ना बहुत से कैरेक्टर को मिला दे रहे थे तो एक मतलब एक बार क्रॉस करवाने के बाद बहुत से कैरेक्टर आ रहा था, जिसमें बहुत से मतलब कैरेक्टर आ रहा था तो वहाँ पे थ्योरी लगाना पड़ रहा था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, कितनी चांस बन रही है कि मतलब नया कैरेक्टर कितनी डेवलप हो सकती है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी लगाना पड़ रहा था, जो कि बायोलॉजी वाले थे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थ्योरी लगा पाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, समझ रहे हैं ना। तो उस हिसाब से टोटल मिला जुला के कहें तो इनकी सफलता के पीछे सबसे मेन रीजन यही था। तीसरा रीजन ये था इनकी सफलता के पीछे कि इन्होंने ना स्टैटिकल मेथड का प्रयोग किया अपना एक्सपेरिमेंट में। स्टैटिकल मेथड, स्टैटिकल मतलब सांख्यिकी का प्रयोग किया।
चूँकि इनका तो नॉलेज मैंने पहले ही बताया कि स्टैटिक में बहुत ज़्यादा था, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज़्यादा था। तो स्टैटिकल मेथड को प्रयोग किया जो कि आसान लगा। मतलब एक्सपेरिमेंट कितने बार किए हैं, उसको में कितना पौधा क्या प्राप्त हुआ, ये सारे मैटर को स्टैटिकल रूप में सजा पाना इनके लिए बहुत आसान लगा और वो क्लियरिफाई था। इसीलिए इनके ये जो थे अपना एक्सपेरिमेंट को करने में सक्सेस हो गए। समझ रहे ना। इसके बाद चौथा रीजन ये भी था कि इन्होंने जो भी प्रयोग किया वो F3 जनरेशन तक किया। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे F3 जनरेशन तक किए थे। F3 जनरेशन का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये दो पौधे हैं, शुरू बार में जब इनको क्रॉस करवाएं तो ये दो पौधे पेरेंटल जनरेशन कहलाएंगे। इसके बाद जो नया पौधा बनेगा F1 जनरेशन, जब उनके बीच करवाएंगे तो नया पौधा बनेगा F2, जब उनके बीच एक्सपेरिमेंट करके और नया पौधा बनाएंगे तो F3 जनरेशन। तो इन्होंने ना जो प्रयोग किया F3 जनरेशन तक किए थे, ताकि ना जो रिजल्ट हो वो बहुत इजी रूप में और बहुत आसानी से डीपली मिले। और लोग थे जो F3 जनरेशन तक ना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि F1 जनरेशन F2 जनरेशन तक ही इनको इतनी मतलब कह सकते हैं ना कैरेक्टर मिल रही थी ना, इतनी प्रॉपर्टी मिल रही थी कि आगे कर पाना इनको संभव नहीं था। क्योंकि एक बार में इन जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो एक बार में बहुत से कैरेक्टर को अध्ययन कर रहे थे, इसीलिए बहुत ज़्यादा परमुटेशन कम्बिनेशन यूज हो रहा था, नहीं कर पाया। लेकिन इन्होंने ना एक बार में एक ही कैरेक्टर को अध्ययन कर रहे थे, इसीलिए F3 जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट कर पाना इनके लिए सुलभ हो गया, आसान हो गया, इनको डीप नॉलेज वहाँ से रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो ये 4 पॉइंट थे, मेन पॉइंट, जो इनको ना मेंडल साहब को क्या दिलवाया, सक्सेस दिलवाया। लेकिन बात ये हुई कि ये मेंडल साहब के अपने जीवन काल में इनकी सक्सेस को कोई माना नहीं। इनकी दी हुई जो जेनेटिक्स से संबंधित थ्योरी थी, इन थ्योरीज को कोई माना नहीं। तो बोल सकते हैं कि इनकी लाइफ जो था वो बैड लक बन गया, कि अपने जीवन काल में ये बहुत बड़ी खोज करके चले गए और इनको खुद नहीं पता चला। तो बात ये है कि इनकी लाइफ को बैड लक, ग्रेगर जॉन मेंडल के लाइफ को बैड लक होने के पीछे क्या रीजन है? देखिए, बैड लक का मतलब फेलुअर नहीं कहिएगा, ये एक्चुअली में फेलुअर नहीं बने थे, ये तो सक्सेस प्राप्त किए ना। इनकी बैड लक थी, वो कुछ खामियां थी उस समय, जो उस समय के वैज्ञानिक वहाँ पे नहीं माने इनकी थ्योरी को, और इनके जीवन काल में वो चीज़ नहीं प्राप्त हुआ, साइंटिस्ट होने का जो श्रेय था वो नहीं प्राप्त हुआ। तो ये बैड लक के पीछे क्या कारण था? बात ना है, जैसे 1866 में अपना बुक प्रकाशित कर ही दिए थे, तो बुक प्रकाशित कर दिए थे तो लोग पढ़े और पढ़ते उसी समय तो इनको सक्सेस मिल जाता। लेकिन लोग नहीं पढ़े होंगे तब ना इनकी सक्सेस नहीं मिली उस समय। 1884 में मृत्यु हुई थी, 1870 तक अगर सक्सेसफुल साइंटिस्ट होने का मिल जाता तो साइंटिस्ट तो बन ही जाते। तो बात यह है ना कि इनकी बैड लक के पीछे रीजन क्या था। सबसे पहला रीजन था कि ये ना जो अदर साइंटिस्ट थे, ये अदर साइंटिस्ट को ना अट्रैक्ट नहीं कर पाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेंडल साहब थे वो अदर साइंटिस्ट को, जो भी अन्य साइंटिस्ट जो थे, वो अन्य साइंटिस्ट को ये अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अट्रैक्ट नहीं कर पाए मतलब अन्य साइंटिस्ट जो थे, जो मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इनकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। और कोई ध्यान नहीं दिया इसीलिए इनकी बैड लक थी कि इनके एक्सपेरिमेंट को कोई नहीं पढ़े, और कोई नहीं पढ़ा तो इनके एक्सपेरिमेंट कोई नहीं पढ़ा। इसकी मृत्यु हो गई 1884 में। उसके बाद 1900 ईस्वी में इनके एक्सपेरिमेंट का रिकवरी 3 वैज्ञानिकों के द्वारा हुआ था, लेकिन इनके जीवन काल में ना इनकी एक्सपेरिमेंट को कोई नहीं पढ़े, इसीलिए इनका सबसे मेन बैड लक यही था। उसके बाद
इससे भी बहुत भयानक बैड लक के पीछे रीजन ये था कि डार्विन जो थे, जिस समय ये अपना एक्सपेरिमेंट करके बुक प्रकाशित किए थे, उसी समय डार्विन जो थे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक प्रकाशित किए थे। मैं ये पढ़ा चुका हूँ ना, डार्विन वाला ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक प्रकाशित किए थे। तो देखिए, जिस समय ना ये मेंडल साहब अपना बुक प्रकाशित किए थे, उसी समय ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक डार्विन प्रकाशित किए थे। और ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक में डार्विन साहब ये बताए थे कि मनुष्यों की विकास जो हुई है वो बंदरों से हुई है। मनुष्यों की विकास जो हुई है से बंदरों से हुई है। और ये बुकों में उसी बात का चर्चा था। लोग जब इस बुक को पढ़ें तो मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि लोग को ये कहना था कि हम लोग बंदर से विकास नहीं हुए। मैं अटेंड और भी वैज्ञानिक ये कहते हैं कि डायरेक्ट मानव ही विकास किया था। तो ये इनका कहना था डार्विन का कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक के तहत कि मनुष्यों का विकास बंदरों से हुआ है। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार न थे। दूसरी बात कि इनकी बात को न मानने के लिए तैयार थे तो डार्विन को ना अवहेलना हो रही थी, अवज्ञा हो रही थी, कह सकते हैं। दूसरी बात कि ये डार्विन के जो मतलब ये जो थ्योरी था, तो ये थ्योरी को एक धार्मिक कारण ले लिया गया। और धार्मिक कारण लेने के पीछे मतलब धार्मिक कारण लेने के बाद लोग ये कहने लगे डार्विन को कि डार्विन एक बोल सकते हैं लायर है, झूठा है। और ये जो बोल रहा है कि मतलब मनुष्यों के विकास बंदरों से हुई, ये गलत बात है। डार्विन को यहाँ तक ये बोला गया कि हो सकता है तुम्हारा जो मतलब जनरेशन है वो बंदरों से विकास किया होगा, मेरा जनरेशन बंदरों से विकास नहीं किया है। ये सब डार्विन को बातें होने लगा। पूरी विश्व में ये चर्चा फैल गई कि डार्विन एक बुक निकाली है, उस बुक में ऐसी ऐसी बातों को बताई गई है जो धार्मिक लड़ाई के पीछे कारण हो सकता है, या फिर ये झूठा बता रहा है। तो इसी बात को ना खोज करने में सभी वैज्ञानिक उलझे हुए थे। सभी वैज्ञानिक को ये लग रहा था कि ये जो बात बताया है बिल्कुल गलत है। डार्विन से हम जो भी बात इस बुक में लिखे हैं वो बिल्कुल गलत है। मज़ा तो तब और आ गई जब एक टीचर स्कूल में बच्चों को ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक को पढ़ दी और पढ़ के बच्चों को ये बता दिए कि डार्विन साहब जो हैं वो बोलते हैं कि हमारी जो विकास हुई है, मनुष्य को विकास हुई है, वो बंदरों से हुई है। बच्चे ये सीख जाते हैं कि मनुष्य की विकास बंदरों से हुई है। तो और अदर साइंटिस्ट जो थे से डार्विन का खिलाफ थे तो वो ना टीचर को पकड़ के तुरंत जेल में बंद कर दी जाती है कि आपने ऐसा बच्चे को क्यों पढ़ाया। जैसे ही इनको जेल में बंद की जाती है, पूरी विश्व में हाहाकार मच जाती है कि डार्विन जो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक जो लिखा है और बच्चों को पढ़ाया जो जा रहा है, इससे बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है, धार्मिक लड़ाई हो सकती है। और भी बात है, जो भी ये बुक को पढ़ के ऐसा मान रहे थे उन सब मानने वाले व्यक्ति को जेल में बंद कर दी जा रही थी। तो एक तरफ हड़कंप मचा हुआ था ये डार्विन का ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक पर। अब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मनुष्य के विकास कैसे हुआ। डार्विन बोलता है मनुष्य के विकास बंदरों से हुआ। लोग कहते हैं नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, मनुष्य का विकास बंदरों से नहीं हुआ। तो आखिर मनुष्य के विकास कैसे हुआ, लोग इसके प्रति जानने के लिए इच्छुक थे। अब उसी समय ये जो मेंडल साहब थे ऐसा अपना एक्सपेरिमेंट करके और बुक प्रकाशित किए थे, तो वो अपना रिजल्ट में देते थे। हमने इतने पौधे लिए, इतने पौधे में इतने पौधे से क्रॉस करवाया, हमको नया गुण वाला इतना पौधा आया। तो वो सब बातें जब मेंडल साहब का आती थी वैज्ञानिक के पास, वैज्ञानिक कहता था कि अभी तो हम लोग मेन चीज़ इसको देख रहे हैं कि मनुष्य के विकास कैसे हुआ। अभी जो हड़कंप मचा हुआ है मनुष्य के विकास कैसे हुआ उसको में, और इनका जो थ्योरी था इतना पौधा क्रैश करवाया 320 420
9:3:3:1, ये सब क्या है, हटाओ इसको। तो कोई वैज्ञानिक जो था इनकी बातों को नहीं पढ़ा, मेंडल साहब की बातों को नहीं पढ़ा। इसीलिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा हो गया यहाँ पे मेंडल साहब के जो बैड लक के पीछे यही एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया कि जो डार्विन थे उस समय ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक बुक प्रकाशित कर दिए थे, और लोग ना यही बुक को क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, लोग इसी के पीछे थे। इसीलिए मेंडल साहब की बातों को कोई ध्यान नहीं दिए थे। तीसरा बात करते हैं, तीसरा मेंडल साहब के बैड लक होने के पीछे सबसे बड़ा एक और रीजन था कि इन्होंने ना स्टैटिक्स का प्रयोग किया था। स्टैटिक्स का प्रयोग करने से इनका बैड लक कैसे बना, देखिए अगर कोई वैज्ञानिक मान लीजिए कि इनकी ना बुकों को पढ़ भी रहा था, ऐसे तो बहुत लोग नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन कोई साइंटिस्ट इनके बुकों को पढ़ भी रहा था, तो वो साइंटिस्ट तो बायोलॉजी का था, अब वो साइंटिस्ट को स्टैटिक्स आता ही नहीं था। स्टैटिक्स मैथ का टॉपिक है, क्योंकि ये मेंडल साहब तो मैथ बहुत अच्छा जानते थे। अब ये मेंडल साहब मैथ का ही प्रयोग कर दिए थे बायोलॉजी में, स्टैटिक्स में स्टैटिक्स का प्रयोग कर दिए थे, बट स्टैटिक्स जो है से अन्य बायोलॉजी वाले वैज्ञानिक को नहीं बुझा रहा था, नहीं मतलब जानते ही नहीं थे। तो ये मेंडल साहब के द्वारा दी गई जो रिजल्ट है जिसमें स्टैटिक्स की थ्योरी लगाई गई है, ये अन्य वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चल रहा था, इसीलिए इनकी थ्योरी को कोई समझा ही नहीं, इसीलिए बैड लक बन गया। चौथा ये रीजन है कि एक वैज्ञानिक है नंगेली, उस समय एक वैज्ञानिक था नंगेली, और नंगेली नामक वैज्ञानिक ने ना एक पौधा दिया हरकम। फिर से मैं बता, उस समय बायोलॉजी के एक वैज्ञानिक थे नंगेली, और उन्होंने ना एक हरकम नामक पौधे को मेंडल साहब को दिया और बोला कि जिस तरह से आप पी के प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसी तरह से ये हरकम नामक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके और ये प्रूफ कर दीजिए कि जेनेटिक के पीछे यही रीज़न है। तो हरकम नामक जो प्लांट था उस पर मेंडल साहब एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, और नहीं कर पाए तो ये नंगेली नामक जो वैज्ञानिक था ये ना बताए कि ये जो मेंडल काम किए हैं पी प्लांट पे वो अन्य प्लांट पे संभव नहीं है, इसीलिए इनकी थ्योरी को नहीं माना जाए। ये चार मुख्य कारण थे जो मेंडल को जीवित रहते हुए ये बैड लक क्या हुआ, साबित हुआ। लेकिन जैसे ही मेंडल 1884 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु होने के बाद इनको 1900 ईस्वी में तीन वैज्ञानिक ह्यूगो डू ब्रिज, कार्ल लॉरेंस और सेनमार्क इनके थ्योरी को पढ़कर ना इनकी थ्योरी को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो ये था इनकी बैड लक के पीछे रीजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि जो मेंडल साहब जो थे इन्होंने ना 7 पेयर पी के मटर के 7 जोड़ी पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो वो 7 जोड़ी जो लक्षण लिया गया एक दूसरे के कंस्ट्रक्टिंग था, मतलब विकल्पी था। तो ये ना 7 जोड़ी जो विकल्पी पौधे लिया गया था, उल्टा गुण वाले पौधे लिया गया था, वो कौन कौन गुण को लेकर लिया गया था इस बात को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले लेंथ के आधार पे, लेंथ के आधार पे लिया गया था प्लांट को, और लेंथ के आधार पे ना ये लिया गया कि पौधा पी के पौधा लॉन्ग है और ड्वार्फ है। लॉन्ग मतलब लंबा, ड्वार्फ मतलब बौना। इनकी पहला गुण लंबा और बौना का गुण लिया गया। दूसरा जो है वो रिफरेंस लिया गया था पोजीशन को, और पोजीशन को रिफरेंस लिया था फ्लावर के पोजीशन को, और फ्लावर की पोजीशन में 2 गुण थे। एक पोजीशन था एक्सियल और
एक था एक्सियल और दूसरा था एक एक्सेल जो अच्छी कहलाता है और दूसरा शीर्षस्थ होता है, जिसका अंग्रेजी में टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल। देखिए इनकी जो पोजीशन ली गई थी, पोजीशन के आधार, फ्लावर की पोजीशन के आधार पे एक गुण लिया गया, एक्सेल और टर्मिनल। एक्सेल का मतलब अच्छी होता है, टर्मिनल का मतलब शीर्षस्थ होता है। तो ये दोनों जोड़ी को एक गुण लिया गया, ये दोनों जोड़ी का एक गुण लिया गया। एक्सेल का मतलब इनकी जो फ्लावर होगी ना वो एक्सियल ऐसे होगी, टर्मिनल का मतलब इनकी फ्लावर ऐसे, मतलब इधर मतलब बाएं दाएं भी होगी। एक्सेल का मतलब सीधा एक्सिस की तरफ होगी। तो एक्सेल फ्लावर, एक्सियल और टर्मिनल एक गुण। लॉन्ग ड्वार्फ ये दोनों विकल्पी एक पेयर, एक्सेल टर्मिनल ये दोनों विकल्पी एक पेयर। तीसरा जो था वो कलर को लेके ध्यान में रखते हुए लिया गया, और कलर के ध्यान में रखते हुए 3 पेयर लिया गया था। एक फ्लावर के कलर को ध्यान में रखते हुए, एक सीड के कलर को ध्यान में रखते हुए, एक पॉड्स के कलर को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। फ्लावर को कलर के ध्यान में रखते हुए जो लिया गया था वो जो था वो था रेड और वाइट। ठीक है, फ्लावर के जो कलर थे वो फ्लावर रेड थे और वाइट थे, ये एक पेयर लिया गया। सीड मतलब बीज को जो कलर को लिया था पेयर वो येलो ग्रीन। पॉट्स, पॉट्स मतलब होता है फली, फली मतलब फूल के जो फली होता है, फल जो फल से पहले जो बनता है ना फली, वो फली की बात करते हैं। तो उसकी जो कलर उनका रेफरेंस लिया था ग्रीन येलो। तो अभी कितने पेयर हुए? एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर। ये 5 पेयर हुए, अभी 2 पेयर बचा हुआ है। तो वो 2 पेयर जो था से रेफरेंस लिया गया था, कलर का ले लिया, पोजीशन का ले लिया, लेंथ का ले लिया। अब लिया गया था शेप का, जिसमें दो चीज़ों को शेप को देखा जा रहा था। एक सीड के शेप को देखा जा रहा था और एक पॉड्स को शेप को देखा रहा था। सीड के शेप जो था वो राउंड था और रिंकल था। पॉड के शेप जो था इनफ्लेटेड था और कंस्ट्रक्टेड था। देखिए मटर के पौधे के जो सीड था उसकी शेप को नजर रखते हुए ना एक विकल्पी पेयर लिया गया। सीड राउंड मतलब गोल या फिर झुर्रीदार बीज को लिया गया, गोल और झुर्रीदार बीज। और ये इन्फ्लेटेड मतलब होता है फूला हुआ, कंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। तो जिसकी ना पोट्स मतलब फली फूला हुआ है और जिसकी फली सिकुड़ा हुआ है, तो ये दोनों प्रकार के पौधे को लिया गया था। यानी कि ना ये 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 पेयर मटर के 7 पेयर को लिया गया था एक्सपेरिमेंट के रूप में। देखिए ये पेयर एक दूसरे के ना क्या है, देखिए ये पेयर की बात करते हैं तो एक दूसरे के क्या है विकल्पी। ये फूला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ये राउंड है, रिंकल है, ग्रीन है, येलो है, येलो है, ग्रीन है, रेड है, वाइट है। ये देखिए लॉन्ग है तो ड्वार्फ है, एक्सिल है तो टर्मिनल है। तो एक दूसरे के ना मतलब क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के विकल्पी हैं। विकल्पी मतलब एक दूसरे के उल्टा गुण वाले प्लांट पौधे लिया गया था। और ऐसा ऐसा 7 पेयर लेके और यही 7 पेयर पे ना उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो यही 7 पेयर हैं और इस तरह से मेंडल साहब अपना एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ये ना बात तो हम लोग अभी तक ये जाने कि मेंडल साहब ने 7 पेयर लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किए थे, ये चूँकि लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया है, 1 घंटा का तो बन गई है। तो अगले क्लासों में ना, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे। उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है, बायोलॉजी के टर्म हैं, उसको देख लेंगे। और उसको देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एक्सपेरिमेंट किए और इनकी रिजल्ट किस प्रकार से आई, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें